Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture that is of implantation. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब हम देखेंगे कि जो आपका ज़ायगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन फीमेल यूटेरस में कैसे होता है. व्हाट आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक प्री इम्प्लांटेशन आपका एम्ब्रियो बनता है जिसमें सेल नंबर वेरी करता है 30 to 200. ठीक है, ये फॉर्म होता है. तो इसमें क्या होता है, जब हमारा गोनाडोट्रोफिन सर्ज होता है उसके 4th डे बाद ये फॉर्म होता है और ओवुलेशन के 3rd डे के बाद ये फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है आपका, तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट आपका एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में जाके अटैच होता है या एम्बेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आपका जोना पेलुसिडा जो होता है जब वो लूज़ होने लगता है, जोना पेलुसिडा और पेलुसिडा हैचिंग बोला जाता है उसको, तो उस टाइम पे ये उससे शुरू होता है कि जोना पेलुसिडा की लेयर रिमूव आउट होती है. और उसके बाद क्या होता है, जो आपका मोरुला होता है वो जो 8 सेल्ड होता है दैट इज़ नोन एज मोरुला, वो यूटेराइन कैविटी में एंटर करता है. तो ये ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि सबसे पहले ओवरी से एक ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte आया, फिर 0 डे पे फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट बनेगा फैलोपियन ट्यूब में. ठीक है, फिर डे 1 डे 2 डे 3 2 सेल 4 डे 16 सेल मोरुला फॉर्म होगा. डे 4 मोरुला फॉर्म हुआ, उसके बाद इनर सेल मास होगा. इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा इनर सेल मास और आउटर सेल मास का. उसके बाद वो क्या होगा, आपका यूटेराइन कैविटी में जाएगा. तो वहाँ जब जोना पेलुसिडा की लेयर हैच हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा अपने आप को यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट करेगा और उसके बाद उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसमें. तो इसकी साइकिल होती है कि जब आपका एलएच सर्च 14th डे पे ज़्यादा होता है तो ओव्यूलेशन होता है 15th को. तो उसके बाद इस्थमस एम्पुला जंक्शन बेसिकली एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन 16 to 17th डे में. उसके बाद जो मोरुला होता है वो यूटेरस में आता है 3 डेज़ में. उसके बाद मदर की यूरिन में HCG प्रेजेंट होता है इम्प्लांटेशन के बाद. तो प्रिपरेशन इम्प्लांटेशन के लिए जब होता है तो सबसे पहला पॉलीफेरेटिव से सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम चेंज होता है. उस टाइम इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम होता है वो 10 to 14 mm थिक हो जाता है और जो सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है वो पीक लेवल पे पहुंच जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं बॉडी में. ठीक है, जो प्राइमरी एंडोक्राइन रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है. इसमें प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है. फिर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड फॉर्मेशन होता है इसमें पिनोपॉड्स का. ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से पिनोपॉड्स बनते हैं. पिनोपॉड्स क्या करते हैं, यूटेराइन कैविटी में से जितना भी फ्लूइड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट हो वो एंडोमेट्रियल एपिथेलियम के कांटेक्ट में जाए और अडेयर हो जाए. फिर जो विंडो होती है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी की वो 20 से 24th होती है किसी भी 28 डे नॉर्मल साइकिल वाले से. ठीक है, फिर 3rd आता है एंडोमेट्रियम और अर्ली एम्ब्रियो के बीच में सबसे पहला अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर आता है. तो इसमें क्या होता है, मैटरनल सर्कुलेशन में आपको वो फैक्टर प्रेजेंट होता है विदिन 1 to 2 days फर्टिलाइजेशन के बाद वो मदर के सर्कुलेशन में आने लग जाता है. ठीक है, इम्प्लांटेशन एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन से प्रायर फॉर्मेशन होता है. ठीक है, उस एक अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर का. उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो होता है वो एम्ब्रियो से डिराइव होता है. पहले एम्ब्रियो से सिग्नल आएगा इनडायरेक्टली और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो से डायरेक्टली फंक्शन आता है. उसके बाद उसमें इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है. क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो आपका ज़ायगोट होता है वो एक एक्सटर्नल मैटर होता है बॉडी के लिए. तो अगर हमारी बॉडी में इम्यूनोसप्रेसेंट उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होगी तो बॉडी उस ज़ायगोट को एक्सेप्ट नहीं करेगी और प्रेगनेंसी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव फंक्शन होता है इसका कि जो बॉडी है कुछ उसके लिए नेगेटिव रिएक्ट ना कर पाए. उसके बाद सेकंड HCG का प्रेजेंस आता है, ब्लास्टोसिस्ट सिक्रीट करता है उसे. ठीक है, 7 to 8 डेज़ के बाद आ जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इससे क्या होता है, स्टेरॉयड सिक्रीशन बढ़ जाता है कॉर्पस लूटियम से, यानी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है. फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स होती है सिक्रीटरी एंडोमेट्रियल, उससे सिक्रीट होता है. इसका सिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ इम्प्लांटेशन साइट होती है.
फिर है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एम्ब्रियो जो है यूटेराइन वॉल में अपने आप को अटैच करता है। वो सबसे पहले एपिथेलियम पेनिट्रेट करता है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मदर प्लेसेंटा बनने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम और स्पेस लिमिटेड प्रोसेस होती है। टाइमिंग क्या होती है, जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आता है तो 2 to 3 डेज़ में ये इम्प्लांट हो जाता है, और एंट्री जो होती है वो 18 to 19 डे ऑफ द साइकिल पे होती है, ठीक है। 5 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट हार्मोनल एविडेंस इम्प्लांटेशन क्या आता है, अपीयरेंस ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। ये आपका 8, 9 या 10 डेज़ आफ्टर ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। अर्लीस्ट जो होता है 6 डेज़ में, और जो सबसे लेट अगर होगा तो 12 डेज़ में इसकी प्रेजेंस आ जाती है, ठीक है। तो रिस्क क्या रहता है स्पॉन्टेनियस अर्ली मिसकैरेज का, वो यही होता है, लेट इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि ओव्यूलेशन के 9 डेज़ के बाद अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसके फेलियर के ज़्यादा चांसेस होता है। तो उसकी स्टेजेस होती है, एपोजिशन, एडहेशन और इन्वेशन। इन्वेशन को हम माइग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेनाइन नेचर का होता है। वैसे एपोजिशन में क्या होता है, जो ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेराइन सिक्रीशंस में रहता है 1 से 3 दिन के लिए। उसके बाद क्या करता है, जोना पैलिसिडा से हैच होता है ताकि अटैचमेंट हो पाए, क्योंकि जोना पैलिसिडा जो होती है वो आपकी हार्ड लेयर होती है, तो वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो इसलिए उस लेयर का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इम्प्लांटेशन साइड जो होती है वो अपर और पोस्टीरियर वॉल होती है मिड सेजाइटल प्लेन की, ठीक है। तो एपोजिशन जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का वो यूटेराइन एपिथेलियम में हो जाता है यूजुअली 2 to 4 डेज़ में, जब जो मोरुला होता है वो यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट करता है तब। तो जो एंडोमेट्रियम होता है वो एटलीस्ट 3 साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है इम्प्लांटेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर फर्स्ट, CSF फर्स्ट। सेकेंड होता है ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर LIF। थर्ड इज़ इंटरल्यूकिन फर्स्ट, IL फर्स्ट, ठीक है। जो LIF होता है वो CSF की तरह ही सेम पैटर्न में काम करता है, और जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिसेप्टर जो होता है, ठीक है, अगर हम इसे ब्लॉक कर दें, ये टेस्ट किया गया था, अगर माइस में से ब्लॉक किया गया था तो उससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए इंटरल्यूकिन फर्स्ट फैक्टर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट का जो रोल है वो थोड़ा कम क्लियर है, क्योंकि जो माइस होती हैं जिनमें इंटरल्यूकिन रिसेप्टर कम होते हैं, डेफिशिएंट होती हैं, बट उनमें रिप्रोडक्शन नॉर्मल होता है, तो उसको इतना ज़्यादा फैक्टर जो है उसमें नहीं लिया गया, इंपॉर्टेंस में नहीं लिया गया है। फिर है एडहेशन। एडहेशन में क्या है, बाइंडिंग होती है। जो एडहेशन में अब जो मरुला है वो यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट होगा। एडहेशन में क्या होगा, जो मरुला है वो यूटेराइन कैविटी में जाके बाइंड हो जाएगा या अटैच हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पीक इंटीग्रिन एक्सप्रेशन होता है, यानी इम्प्लांटेशन के टाइम पे इंटीग्रिन ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है। जब एबनॉर्मल लेवल होता है अगर इंटीग्रिन का, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो फ्लश आउट ना हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते रहते हैं। उसके बाद है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है, जब इन्वेजन होता है ट्रोफोब्लास्ट का, वो कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जब डिग्रेडेशन होता है, यानी कि जो आउटर सेल होती है उसका डिग्रेडेशन होगा, तभी तो ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन होगा। तो 3 इंटरेक्शन होता है। सबसे पहला ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, यूटेराइन और एपिथेलियल सेल्स के बीच में इंटीग्रेशन करवाता है, ब्रेक डाउन करता है सेल्स को, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन होता है मेन। फिर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो बेसमेंट से लिफ्ट ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो और थोड़ा अंदर जाता है, ठीक है, उस लेयर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट का फ्यूजन होता है यूटेराइन एपिथेलियल सेल से। ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, एम्ब्रियोनिक पोल है। फिर क्या हुआ, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट अंदर गया। उसके बाद क्या हुआ, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, दोनों ट्रोफोब्लास्ट के टाइप से, तो वो अंदर इंसर्ट हो गया। लास्ट में क्या हुआ कि वो यूटेराइन कैविटी के अंदर चले गए, और वहाँ पे जाके डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपका एम्ब्रियोनिक सैक, इनर सेल बॉडी और आउटर सेल मास के बीच में। फिर प्रोसेस जो होती है डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है उसमें प्रोटीएज होते हैं, बट प्रोटीएज एक्टिविटी सिर्फ डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए होती है, बाकी कुछ भी डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती है। सेल्स जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो फिर बाद के जितने भी स्पेसेस होती हैं लेफ्ट रह जाती हैं वो खुद फिल आउट करता है। फिर होता है रेगुलेशन, जो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रेगुलेट होते हैं। सबसे पहला इंटीग्रिन। इंटीग्रिन का जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटीग्रिन नहीं होगा तो इन्वेजन भी नहीं होगा। फिर लैमिनिन। लैमिनिन का काम क्या है, जो माइग्रेटिंग सेल्स होती हैं
क्या करता है, उनको वो बाइंड करता है। और तीसरा फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। इम्प्लांटेशन विंडो होती है डे 20 से 30 और फाइडिलाइज 28 डे साइकिल। तो इसमें एलएस सर्ज हुआ, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट हुआ, उसके बाद इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होके वो यूटेराइन कैविटी के अंदर आ गया। फिर आता है इसमें वैस्कुलर चेंजेस होता है। वैस्कुलर चेंजेस में क्या होता है, जो यूटेराइन स्पाइरल आर्टरियोल्स होती है वो इन्वेड होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। जो मेटर्नल एंडोथीलियम होती है वो रिप्लेस होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट टिश्यू से, ठीक है। एज फार एज द फर्स्ट थर्ड ऑफ द मायोमेट्रियम जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर उसको इन्वेड करती है। इसके बाद क्या है कि जो रिप्लेसमेंट होता है, ये तुम्हारा जो आपका सेलेक्टिन फैमिली है, मतलब कुछ जो सरफेस मॉलिक्यूल्स की सेलेक्टिन फैमिली है, कुछ उस लेयर्स तक रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये मतलब रेगुलेट करते हैं उसे। उसके बाद क्या होता है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाया तो प्री एक्लेम्पशिया होने की कंडीशंस होती है। क्योंकि देखिए वैस्कुलर चेंजेस है, अगर वैस्कुलर चेंजेस प्रॉपर्ली, अगर कोई चीज़ इन्वेड हो रही है तो उसका प्रॉपर क्लोजर भी ज़रूरी होता है। अगर ये सरफेस मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो वो जो वुंडेड पार्ट होगा वो हील नहीं हो पाएगा और प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन आ जाएगी। फिर मेटलोप्रोटीनेसेस आते हैं इसमें, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन बहुत इन्वॉल्व होता है। इसका मेन काम क्या होता है, मैट्रिक्स डिग्रेडेशन होता है, यानी कि मैट्रिक्स डिग्रेडेशन यानी कि लेयर डिग्रेडेशन ऑफ द यूटेरस जब ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करता है। तो इसमें आपके कुछ एंजाइम्स आते हैं, कोलेजनेसिस, जेलेटिनेसिस, ठीक है, स्ट्रोमाइसिन्स। तो ये जो भी होते हैं ये एक्टिवेट होता है इंटीग्रिन मीडिएटेड एडहेशन की वजह से, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से, साइटोकाइन से, टिश्यू इनहिबिटर्स से, ठीक है। फिर लिमिटेशन क्या होती है इन्वेजन की, इन्वेजन जो होता है वो सेराइन प्रोटीएज से रेगुलेट होता है, ठीक है। मेटालोप्रोटीनेजेस से, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, जो प्लाज्मिन एक्टिवेटर मेटालोप्रोटीनेज फैमिली होती है, इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर होता है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मिन प्रोटियोलाइसिस को यानी कि डिग्रेडेशन को कंट्रोल करता है। फिर मैकेनिज्म क्या होता है लिमिटेशन का, जो साइटोकाइन सिक्रीशन होता है, जो एंडोमेट्रियल लिम्फोसाइट्स होता है, जो देखिए एंडोमेट्रियल लिम्फोसाइट्स होता है वो नेचुरल किलर सेल्स है, तो ये इन्वेजन को रोक सकते हैं कि ये आउटर बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, तो ये वहाँ पे उसको रोक सकते हैं। इन्वेजन जो होती है डेसिडुअल सेल लेयर से भी लिमिट होती है। कैसे, जो हिस्टामाइन होता है वो डेसिडुअल रिस्पॉन्स लेके आता है, तो हिस्टामाइन रिसेप्टर H1 H2 ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन कम हो जाएगा, बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करती है। फिर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर PAI फर्स्ट, ठीक है, ये भी यही काम करता है, डेसिडुअल सेल प्रोडक्ट का काम करता है, ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को बाइंड कर देता है। फोर्थ आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा, ठीक है। ये जो होता है ये की ग्रोथ फैक्टर होता है। जब आपको इन्वेजन लिमिट होता है तो सबसे की फैक्टर इसका काम होता है, मतलब सबसे मेन फैक्टर के ये इन्वॉल्व होता है। इससे क्या होगा, PAI फर्स्ट और TIMP दोनों के दोनों रिलीज़ होते हैं। उसके बाद इंटीग्रिन एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट करता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो नॉन इन्वेजिव सिंशियोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, की स्टेप क्या होता है इम्प्लांटेशन में, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है वो यूटेराइन वॉल में जाता है 8 सेल, ठीक है, यूटेराइन कैविटी में आता है 8 सेल स्टेज मोरूला की फॉर्म में, और 30 से 200 सेल ब्लास्टोसिस्ट बनता है इम्प्लांटेशन से पहले। उसके बाद जोना पेलोसिटा की हैचिंग होती है 1 to 3 डेज आफ्टर मोरूला जब एंटर करता है यूटेराइन कैविटी में। फिर जो एंडोमेट्रियम होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। कैसे, जो साइटोकाइंस की एक्टिविटी होती है, ग्रोथ फैक्टर, लिपिड मॉड्यूलेटेड बाय सेक्स हार्मोन्स, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी से जो आपका एंडोमेट्रियम होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम होता है वो रिसेप्टिव हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए कुछ ही दिनों में। फिर जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो उसमें एपोजिशन एडहेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन एपिथेलियम से, ठीक है, 2 to 4 डेज़ में जब मोरूला एंटर कर रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस जो होता है मीडिएट होता है साइटोकाइन से, और ये क्या करता है, जो आपके एडहेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है, और लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन ये स्पेशली इसमें कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद जो ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन होता है वो क्या करता है, एडहेशन को रैपिडली फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि एडहेशन इसमें हाई रेट पे होता है। तो इसमें ये मीडिएट कैसे होता है, प्रोटीनेज डिग्रेडेशन से, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसका डिग्रेडेशन होगा, तब ट्रोफोप्लास्ट जाकर के उसमें आपका इन्वेट करेगा। फिर प्लेसेंटा फॉर्म होता है 2nd वीक के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन। लिमिटेशन जो होती है ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन की वो कब होती है, जब प्रोटीनेज इनहिबिटर्स होते हैं, स्पेशली प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर होता है, और टिश्यू इनहिबिटर्स आते हैं आपके मेटलोप्रोटीनेजेस।
So thank you so much guys, hope you all like the video, and if you have any queries please drop them in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.